सो अब हम आते हैं कि मैश एनालिसिस के स्टेप्स क्या हैं। अगर हमने मैश एनालिसिस करनी है तो हम कैसे करेंगे। तो जिस तरह हमने पहले नोडल एनालिसिस में कहा था, बिल्कुल इसी तरीके से मैश एनालिसिस का पहला स्टेप यह है कि हमने आइडेंटिफाई करने हैं कि हमारे पास कितने लूप्स हैं और कौन कौन से हैं। तो लूप्स की एक बात याद रख लें, और वो ये, हाँ, एक तो क्लोज पाथ, दूसरा सर्किट के अंदर आपने कितने क्लोज पाथ बनाने हैं। हम्म मिसाल के तौर पर ये सर्किट है ना, इसमें अब बहुत सारे क्लोज पाथ मुमकिन है। दो तो इन्होंने बना दिए हैं ना, दो इन्होंने बना दिए हैं इस सर्किट के अंदर। तो इसके अलावा ये भी तो एक क्लोज पाथ है ना। अब तीन क्लोज पाथ हैं, हम कौन कौन से लें और कितने लें, ये एक सवाल है। नहीं, बात ये है कि आप जितने भी लें, इस बात को मेक श्योर करें, इस बात को यकीनी बनाएं कि आपके जो करंट्स हैं, जो आपने लूप्स लिए हैं, उनमें से कोई कंपोनेंट मिस ना हो रहा हो। मिसाल के तौर पर अगर मैं ये वाला कंपोनेंट कंसीडर करता हूँ तो इसका मतलब है ये इस तरीके से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। और अगर मैं ये वाला कंसीडर करता हूँ तो मैं इस तरीके से जा रहा हूँ। अब देखें, पहले लूप में V1 कवर हो रहा है, R1 कवर हो रहा है और R3 कवर हो रहा है, ठीक है। इसमें से कुछ कुछ करंट गुजर रहे हैं। दूसरे लूप में क्या है, R3 है, R2 है और V2 है। तो कोई ऐसा कंपोनेंट है जो मिस हो गया? नहीं है ना। तो इसका मतलब है ये हमने वैलिड असाइनमेंट की है, हमने सही तरीके से लूप असाइन किए हैं। बिल्कुल इसी तरीके से अगर मैं दोनों अंदर वाले लेने की बजाय मैं कहूँ एक ये वाला ठीक है, इसमें ये कवर होगा, ये कवर होगा और ये कवर होगा, ऐसा ही है ना। फिर मैं कहूँ नहीं, एक बाहर वाला मैंने लेना है। तो देखो, इसमें से एक ये आ जाएगी, इसकी रिपीटिशन, इसमें रिपीटिशन आ जाएगी, इसमें रिपीटिशन आ जाएगी, ये कवर हो जाएगा और ये कवर। कोई एक कंपोनेंट ऐसा नहीं है जो मिस हो रहा हो, कोई भी मिस नहीं होगा, सारे आ जाएंगे। सही है, तो मिस कोई नहीं होना चाहिए। नहीं, नहीं, लेकिन वो पहले में आ क्या है ना। देखें, पहले पहले की डायरेक्शन क्या थी, पहले इस तरह था, ये देखें, इधर से गया, इधर से गया और इधर गया, आ गया। तो इसमें ये V1 आ गया, कवर हो जाएगा, R1 कवर हो जाएगा और R3 कवर हो जाएगा। सही है। इसी तरीके से अगर मैं कहूँ ये कर रहे हैं, तो R3, R2, V2 और फिर बाहर वाला ले लेता हूँ मैं, ये भी कवर होगा, ये भी कवर होगा, कोई मिस नहीं हो रहा, और ये तीन ऑलरेडी पिछले वाले में कवर हो रहे हैं। सही है। तो आपने इस तरह असाइनमेंट लेनी है, इसको इस तरह असाइन करने हैं कि कोई कंपोनेंट मिस ना हो रहा हो, तो ये वैलिड लूप असाइनमेंट होगी। सही है। चलिए अब हम आगे चलते हैं। यहाँ तक बात याद हो गई? पहला स्टेप क्या है, कौन बताएगा? हाँ, नंबर ऑफ लूप्स, और फिर उसको असाइन करते हुए इसका का यकीनी बनाना है कि कोई कंपोनेंट मिस ना हो रहा हो। ठीक है, तो आप थोड़े लूप से करें, आप ज्यादा लूप से करें। अब फिर एक और बात भी याद रखें कि जब इन्होंने यहाँ पर दो लूप्स ले लिए हैं ना, इसने ये तीन कवर कर लिए हैं, इसने ये तीन कवर कर लिए हैं, अब इसके बाद कोई और लूप लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप लेते हैं तो वो रिडंडेंट होगा, इजाफी होगा, फजूल होगा, लायानी होगा, बेमकसद होगा। यानी अगर मैं इधर एक और ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ चलो यार एहतियातन एक और ले लेते हैं, भाई जरूरत क्या है लेने की, इक्वेशन ज्यादा हो जाएगी और उसकी कोई जरूरत नहीं। देखिए, मैथ्स की इक्वेशंस का एक रूल है, मैथ्स में कहा जाता है लीनियर अलजेब्रा में कि जितने वेरिएबल्स होंगे ना, वेरिएबल्स जितने होंगे, ठीक है, उतनी ही इक्वेशंस होनी चाहिए। सही है, फिर एक सिस्टम सॉल्व हो सकता है। अगर आपके वेरिएबल दो हैं और इक्वेशन तीन है, तो इस तीसरी इक्वेशन का कोई मकसद नहीं है, कोई फायदा नहीं है, बेमकसद है।
ठीक है, इजाफी है ना। अगर आपके पास वेरिएबल 3 है और इक्वेशन 5 है, तो 5 इक्वेशन बनाने की जरूरत क्या है, 3 से सॉल्व हो जाएगा। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, और इन तीनों में वही 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। लेकिन लेकिन कीप इन माइंड, अगर आपके पास इक्वेशन वेरिएबल्स तो 3 है और इक्वेशन 2 है, तो ये कभी भी सॉल्व नहीं होगा। इक्वेशन ज्यादा हो खैर है, आप एक को फेंक दो, ठीक है। इसमें 2 ज्यादा है ना, उन 2 को इस्तेमाल ना करो, इसमें एक ज्यादा है, इसमें एक को इस्तेमाल ना करो। लेकिन अगर वेरिएबल ज्यादा और इक्वेशन कम हो, तो ये सिस्टम सॉल्व ही नहीं होगा, इम्पॉसिबल है सॉल्व करना। तो हमारे पास जितने भी वेरिएबल हैं, तो उतने ही हमारे पास इक्वेशंस होनी चाहिए। ठीक हो गया, ये बात क्लियर है। अब हम आगे चलते हैं। बल्कि ये इसी एग्जांपल को हम फॉलो करते हैं। ये कह रहा है कि इसने अब 2 करंट्स ले लिए, हम भी इसी करंट्स को फॉलो करते हैं। अब जो लूप बनेगा, वो लूप को एक करंट का नाम देंगे, उस लूप के करंट को एक नाम देंगे। दिस इज I1 एंड दिस इज I2। उसने नाम दे दिया है ना, आप भी कोई सा भी नाम दे सकते हैं। अच्छा, फिर एक और बात याद रखें, और वो बात ये होगी कि आप, इसने क्लॉकवाइज लिया हुआ है ना, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, डजेंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसने क्लॉकवाइज लिया हुआ है, आप एंटी क्लॉकवाइज ले लें, आपके नहीं इस तरह पे करना। ये सारी एजम्पशंस हैं। ये क्या है, एजम्पशन। जब आप लूप कंसीडर करते हैं तब भी आप एजम्पशन करते हैं, जब आप लूप की डायरेक्शन कंसीडर करते हैं तब भी आप एजम्पशन लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो सब में एंटी क्लॉकवाइज, अगर आपने क्लॉकवाइज लिया है तो सब में क्लॉकवाइज ही लेंगे। बहरहाल अभी इसने क्लॉकवाइज ले लिया है तो वो विल स्टिक टू इट, हम भी क्लॉकवाइज लेंगे। इसने 2 लिए, हम भी 2 ही लेंगे। इसने ये छोटे लिए, मैश कंसिडर किए, हम भी मैशेस को कंसिडर कर रहे हैं। सही हो गया। अब देखें, 2 तरह के करंट्स हैं, आपको नजर भी आ रहा होगा। देखिए, कैपिटल लेटर में करंट लिखा हुआ है, और एक करंट जो है ना, वो स्मॉल लेटर्स में लिखे हुए हैं। सही हो गया। इन दोनों करंट्स में क्या फर्क है, एक आधा, एग्जैक्टली exactly, इन दोनों में फर्क क्या है, ये आपने अच्छा आइडेंटिफाई किया है। कोई और क्लास में, हमजा सिद्दीकी, आफाक, अफनान। हाँ, अच्छा, अब मैं आपको एक फर्क इनके दरमियान बताता हूँ, गौर से मुलाहिजा फरमाएं। वो करंट, ये फर्क ये है कि ये जो, ये वाले करंट्स हैं ना, ये इनके एक्चुअल करंट्स हैं जो इस पाथ्स में से गुजर रहे हैं। यानी R1 में से जो करंट गुजरेगा वो ये I1 है। इसने आगे जाके फिर 2 करंट्स में तकसीम हो जाना है, R2 में से और R3 में से, और यही करंट इस बैटरी में से होता हुआ यहाँ आएगा और फिर कंबाइन हो जाएगा। तो ये एक्चुअल करंट्स हैं। क्या कहा मैंने, एक्चुअल सर्किट करंट्स हैं ये। अच्छा, और ये जो स्मॉलर वो हैं, ये क्या है, ये दे आर कॉल्ड लूप करंट्स। और आपको अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि हमने लूप्स एज्यूम करनी है अपनी मर्जी से। कभी छोटा लूप लेना है, कभी बड़ा लेना है। एक बंदा छोटे लूप से सॉल्व कर रहा है, दूसरा बड़े लूप से सॉल्व कर रहा है। ठीक है, एक ने 2 को मिला के एक बनाया हुआ है, एक ने 3 को मिला के एक लूप बनाया हुआ है। तो लूप हर एक की अपनी मर्जी है, और ये चूंकि एजम्पशन है ना, एजम्पशन है, तो इसलिए ये करंट वेरी कर सकता है। हमने देखना है कि जो एक्चुअल करंट है I1 I2 I3, ये किससे बने हैं। अब इस सिनेरियो में आप गौर करें, तो हमने ये एज्यूम किया था, हमने क्या एज्यूम किया था कि I1 इधर से गुजरेगा, इधर आएगा और वापस चला जाएगा, इस तरह हमने ये क्या
किया था, एज्यूम किया था। ये मेरी बात पे गौर करें, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हम ये एज्यूम कर रहे हैं, दिस इज नॉट द एक्चुअल करंट। ठीक है, जिस तरह आपको याद होगा केसीएल जब हम लगाते हैं तो हम एजम्पशन करते हैं कि इनकमिंग करंट कौन सा होगा और आउटगोइंग कौन सा होगा। बाद में फिर पता चलता है कि असल में क्या है। लेकिन एजम्पशन तो आप कुछ भी ले सकते हैं, सारे आप इनकमिंग ले लें, सारे आउटगोइंग ले लें, या कुछ इनकमिंग कुछ। इसी तरह आप लूप्स में भी एजम्पशंस ले रहे होते हैं, वी आर एज्यूमिंग इट। तो अगेन इन्होंने ये एज्यूम किया है कि ये करंट है, फर्ज कर लिया, हमने कहा फर्ज करें करंट इस तरह जा रहा है। ठीक है, अगर हम ये एज्यूम कर लें तो आई वन की वैल्यू क्या होगी, हम ये कहेंगे कैपिटल आई वन इज इक्वल टू स्मॉल आई वन। ठीक है, इसी तरीके से कैपिटल आई टू किसके बराबर होगा, ये एक्चुअल करंट्स है, और ये एजम्पशन के मुताबिक आई टू किसके बराबर है, स्मॉल आई टू के। और आई थ्री किसके बराबर है, आई थ्री तो है ही नहीं है स्मॉल। जी, आई वन माइनस आई टू, देखिए ना। हाँ, आई वन अब नीचे की तरफ जा रहा है तो आई थ्री कहता है कि ये उसी डायरेक्शन में जिसमें मैं हूँ। ठीक है, और आई टू ऊपर जा रहा है तो इसलिए इन दोनों का सम क्या है कि आई वन माइनस आई टू ऊपर जा रहा है, आई वन नीचे आ रहा है, तो आई वन माइनस आई टू, ये एक्चुअल वैल्यू होगी। अब आपको फर्क का कुछ पता चल रहा है कि नहीं, दोनों में, दोनों करंट्स में क्या फर्क है। देखिए ये एक्चुअल सर्किट करंट्स हैं, और ये सारी एजम्पशंस हैं जो हम लेते रहे हैं, हम ये यहाँ पर एज्यूम कर रहे होते हैं, ये सारी एजम्पशंस हैं। ठीक है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। और मैं ये सारा सर्किट सॉल्व कर लेता हूँ, मेरे पास आई वन भी आ जाता है और आई टू भी आ जाता है, तो देखिए इस मेश एनालिसिस का फायदा क्या होगा। इस करंट्स को इस्तेमाल करके मैं कोई सा भी करंट निकाल सकता हूँ इस सर्किट के अंदर, कहीं पर भी होगा, क्योंकि ये आई वन और आई टू, जो स्मॉल आई वन और स्मॉल आई टू है, ये तो सारे सर्किट में से गुजर रहे हैं। मैंने कहा था ना कोई कंपोनेंट मिस नहीं करना, अभी सारे सर्किट में से गुजर रहे हैं, तो किसी भी कंपोनेंट में से गुजरने वाला करंट हम बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। हम आई वन निकाल सकते हैं, आई टू निकाल सकते हैं, आई थ्री निकाल सकते हैं, कोई और करंट होता तो हम वो भी निकाल लेते हैं आराम से। सही है। और हाँ, इस पे आप गौर करें। एक और क्वेश्चन है मेरा जी, आप में से कौन बताएगा, अगर यहाँ से कोई करंट और गुजरे और हम उसको एक नाम दे दें आई फोर, तो आई फोर किसके बराबर होगा। जी, हाँ जी, अफनान ठीक कह रहे हैं, अफनान ठीक कह रहे हैं। आई फोर इज इक्वल टू स्मॉल आई वन। देखो आपको अभी मैंने क्या बताया है कि हमने विद रिस्पेक्ट टू लूप देखना है। अब इसमें से देखो कौन सा वाला लूप करंट गुजर रहा है, लूप करंट आई वन ही इसमें से गुजरा, आई टू तो नहीं गुजर रहा ना। तो हम आई थ्री आई टू आई वन के चक्कर में नहीं पड़ते, हमने विद रिस्पेक्ट टू लूप करंट बताना था। ठीक है, तो आई फोर में से इस वक्त हमारा एज्यूम किया हुआ आई वन गुजर रहा है, तो अगर कभी हमें आई फोर की वैल्यू निकालनी हुई तो वो आई वन होगी। अच्छा, फिर एक और दिलचस्प बात देखें कि आई वन कौन सा करंट है जो आई वन आई टू और आई थ्री में तकसीम हो रहा है, यहाँ पर आकर आई थ्री और आई टू दोबारा कंबाइन होंगे, तो दिस इज नथिंग बट आई वन, वो वाला आई वन। कैसे, आई फोर आई वन के बराबर है स्मॉल आई वन के, और स्मॉल आई वन कैपिटल आई वन के बराबर है, तो आई फोर कैपिटल आई वन के बराबर है। बड़ी आसान सी बात है, और समझ में भी आती है ना। आपको याद है हमने वो कहा था ना, करंट डिवाइडर रूल, तो करंट डिवाइडर रूल कहाँ लगता है, हमने कहा था ये करंट जाएगा ये तक, हाँ पैरेलल, और ये देखें ये सारा पाथ पैरेलल है, ये पैरेलल है और एक की पैरेलल है, तो करंट इधर आएगा फिर उधर जाएगा फिर इधर आके रिकम्बाइन होगा। हमने क्या कहा था, पैरेलल की शर्त क्या है कि वो रिकम्बाइन होना चाहिए, ये जो करंट है ये तकसीम होगा, फिर दोबारा रिकम्बाइन होके ये फिर आई वन बन जाएगा।
मैंने सिर्फ नाम चेंज किया है कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है। हाँ चलें, मैंने वैसे रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी है। आ, हाँ रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। अच्छा हम आगे चलते हैं। अब ये बात क्लियर हो गई, यहाँ तक की बातें कोई एक बंदा रिपीट कर दे। अफनान आप जरा रिपीट करो, यहाँ तक हमने क्या क्या सीखा है। हमने पहला ये कहा कि लूप्स क्रिएट करने हैं, फिर कितने लूप्स होने चाहिए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली और एक एक चीज का ख्याल रखना है, वो क्या बात है। लूप्स के दौरान, लूप असाइन करते हुए मैंने कहा था एक चीज का ख्याल रखना है। कोई कंपोनेंट मिस ना, हाँ कोई मिस ना होना चाहिए। तो ये बहुत अहम चीजें हैं जो मुझे खुशी है कि आप लोगों को समझ में आ गई हैं। ठीक है, और फिर हमने कहा कि ये जो लूप्स की जो करंट्स हैं ये हम एज्यूम कर रहे होते हैं। तो ये जो एक्चुअल करंट्स हैं वो हम इस इन एज्यूम करंट्स या लूप करंट्स की मदद से हम निकालते हैं उनको। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमने लूप्स निकाल लिए, हमने उनकी डायरेक्शन फाइंड कर ली। अब हमने जो लूप्स निकाले हैं उनके ऊपर केवीएल लगाना है। क्या करना है? हाँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है। तो यहां से हम शुरू करते हैं। इसके ऊपर अगर मैंने केवीएल लगाना हो इस पहले सर्किट के ऊपर, तो मैं केवीएल कैसे लगाऊंगा? नहीं, यहाँ से शुरू करें। -V1 इनकमिंग जो है उसको पहले हम -V1 प्लस। अच्छा आई कौन सा लूंगा, कैपिटल लूंगा या स्मॉल लूंगा? स्मॉल स्मॉल स्मॉल, क्योंकि हमने देखे ना, फिर मैं ये बात कर रहा हूँ कि हम इस हिसाब से बात करते हैं। वो तो फाइनल आंसर निकालने के लिए हम उसको करते हैं, लेकिन एनालिसिस जो है वो लूप की है। तो जो एनालिसिस में करूंगा वो लूप एनालिसिस होगी, तो लूप करंट्स में कंसिडर करूंगा। हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि I1 इज पासिंग थ्रू R1, I1 स्मॉल I1 इज पासिंग थ्रू R3 एंड सो ऑन। ठीक है, सो दिस इज I1 R1 प्लस। अच्छा, आर आर R3 में से कौन सा करंट गुजर रहा है? I1, I1, yes, this is important to understand, this is very important concept। ठीक है, सो ये मैंने किया और इज इक्वल टू 0। केवीएल यही कहता है ना। इसी तरीके से दूसरे इसके ऊपर केवीएल कैसे, इसको अब आप रीअरेंज कर सकते हैं। इट्स इजी टू रीअरेंज, राइट। यानी इसको मैं अगर रीअरेंज करूं तो कैसे करूंगा? अब मैंने विद रिस्पेक्ट टू I1 इनको रीअरेंज करना है। सो मैं लिखूंगा R1 प्लस R3, R1 प्लस R3 I1। ठीक है, और I2 के साथ क्या आ रहा होगा? -R3। इस तरह लिखता हूं, -R3 I2। हाँ I2 इस तरह लिख लें, या उसके साथ यूं कर लें, या यूं कर लें, बात एक ही है। ठीक है, हमने I1 और I2 और इक्वल टू क्या लिखूं? V1। नहीं नहीं, V1। देखिए ये -V1 है, उधर जाके तो V1 हो जाएगा। सो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ गई, पहले उससे मैंने निकाल ली। ठीक है, अब इसके ऊपर केवीएल लगाएं जी। कौन बनाएगा? आप तीनों के अलावा कोई तीसरा बंदा, चौथा बंदा बताए नाम। ये ये मैं जो है, पहले अपना नाम बताए। ठीक है, मोहम्मद साहब आप बताएं, ये इसके ऊपर केवीएल कैसे लगेगा? मुझे बताते रहे, मैं लिखता रहूंगा। स्मॉल I2 R2, जबरदस्त।
फिर ग्रेट, फिर आई। इसको बोलने दें, एक मिनट किरण, इसको बात करने दें। हाँ बताओ मोहम्मद साद, क्या होगा? एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच। और इक्वल टू क्या लिखूं? हाँ ठीक हो गया। ये कह रहे जीरो सर, कह रहे सर आप जीरो हैं। कितनी गलत बात है। हम्म, ठीक है। अब इसको रीअरेंज करें, क्या होगा? I1, जी किरण आप बताएं। गुड, जबरदस्त। प्लस प्लस R2 प्लस R3 इंटू I2। समझ आइए, ये वाला I2 ये वाला I2 कंबाइन हो गया ना, और इक्वल टू क्या आएगा? माइनस V2। ठीक है, तो हमारे पास ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों दोनों इक्वेशंस में देखें, वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? वेरिएबल ये होता है जो लूप का करंट है ना, ये एक्चुअली वेरिएबल कहलाता है, ये और ये। तो दो वेरिएबल हैं, एक ये है और एक ये है, और इसमें भी एक ये है और एक ये है। अब इन दोनों को सॉल्व कर लें। उसके अंदर मैट दो वेरी दो वेरिएबल्स, दो इक्वेशन सॉल्व हो जाएगा। और आप चाहें तो मैटलैब में भी डाल सकते हैं। ये जो R1 R3 की वैल्यू आएगी, इससे इससे मैट्रिक्स बन जाएगा ना, एक मैट्रिक्स बनेगा यूं करके। मैट्रिक्स ए किससे बनेगा? इसके कोफिशिएंट से। तो इसका कोफिशिएंट ये आ जाएगा, पहला वाला ये है और दूसरा ये है। तो इसे आप A11 कह लें, A12 कह लें, इसको A13 कह लें। ठीक है, A21, सॉरी A21, और इस सब को A22। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ पर A11 A12 A21 A22। ठीक, ये एक मैट्रिक्स ए का बन जाएगा। और बी क्या होता है? राइट साइड वाली वैल्यूज। तो राइट साइड पे एक ये है, हाँ वीवर और माइनस। ये आप खुद करें ना, अब तो आपको आता है। असल में मेरा मैटलैब अब खोलूंगा ना, तो वो 5 मिनट तो इसके मैटलैब ऑन होने में लग जाएंगे। चलें ठीक है, इट्स ओके, करते हैं। असल में इसकी न्यूमेरिकल वैल्यूज भी नहीं है, कोई और एग्जांपल करते हैं जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज होंगी, तो मैं वो सॉल्व कर दूंगा। ये इक्वेशंस बनाना आप सीख जाएं फिलहाल। मैं कह रहा हूँ ये, जी जी। हम्म? दो इक्वेशंस, दो वेरिएबल, तो क्यों नहीं सॉल्व होंगे? ये ज्यादा इजी है। ये मेरा ख्याल, नहीं नहीं नहीं, दो इक्वेशन जितने वेरिएबल्स होंगे, 2 बाई 2 का। ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, ये नहीं नहीं, आप क्वेश्चन में शायद कोई बात मिक्स मिस कर रहे हैं। मेरा ख्याल ऐसे नहीं है। चलिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। हम एक एग्जांपल करते हैं। ये तो थ्योरी के क्वेश्चन थे ना, अब हम ये देखो, क्या नाम था आपका? आफाक। आफाक, उन दो इक्वेशंस को इन्होंने इधर कंबाइन किया हुआ मैट्रिक्स की फॉर्म में। इन दो मैट्रिसेस को आप मल्टीप्लाई करो तो वही दो इक्वेशंस बनेंगी जो अभी मैंने बनाई थी। इसको नोट कर लो, इक्वेशन 3.15, पेज नंबर 95। ये आपने बाद में ट्राई करना है। आपने इनको ना मल्टीप्लाई करना है, इस मैट्रिक्स को इस I1 I2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास यही इक्वेशंस बन जाएंगी।
समझ आइए। तो ये इस तरीके से मैट्रिक्स बनते हैं, और ये ए है और ये बी है, और दिस इज एक्स, तो यू कैन कॉल इट ए, यू कैन कॉल इट एक्स, ठीक है। अच्छा अब देखें ये एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल को मुलाहिजा करें जी। नहीं आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। इसको यहाँ पे, इसको इसीलिए मैंने लेकर आया हूँ ना एग्जाम्पल को, न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही सॉल्व कर सकता है मैटलैब, ठीक है। उसको नहीं करना है, इसको करना है जी। अब देखें वो कह रहे हैं I1 I2 I3 निकालें। तो सबसे पहले हमारे पास लूप्स बहुत सारे हो सकते हैं, इन्होंने 2 लूप्स लिए हैं, फिर इन्होंने क्लॉकवाइज लिए हैं, इट्स ओके, ठीक है। तो या क्लॉकवाइज लें तो सबको लें, या एंटी क्लॉकवाइज लें तो सबको एंटी क्लॉकवाइज लें। इसके ऊपर केवीएल लगाएं, इसके ऊपर केवीएल लगाएं, कैसे लगेगा? -15 + 5I1 + 10 I1 - I2, ठीक है, +10 = 0। इस इक्वेशन को देखें, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, -15 + 5I1 + 10 I1 - I2, जिस लूप में होंगे उसको पहले लिखेंगे, और उसके साथ जो शेयर होगा वो बाद में माइनस के साथ आएगा, ठीक है। अच्छा इस दूसरी लूप की इक्वेशन क्या बनेगी, और इसको रीअरेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा, इस सारे को रीअरेंज कर देंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा इसी तरीके से इस दूसरे की इक्वेशन क्या बनेगी, कौन बनाएगा इसकी इक्वेशन? हाँ जी बताएं, यहां से शुरू करें 6 से, ठीक है, जबरदस्त। नहीं, नहीं, -10, ठीक हो गया, हाँ, I2 - I1, जबरदस्त, ठीक हो गया। जिस लूप में आप होंगे उसको पहले लेंगे और माइनस को दूसरी तरफ लेंगे, तो दो दो इक्वेशन बन जाएगी, ये एक इक्वेशन, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये दूसरी इक्वेशन आ गई। अब हमने इन दोनों इक्वेशन से हमने एक मैट्रिक्स बना लें, या वैसे ही सॉल्व कर लें, I1 की वैल्यू निकालें उसमें पुट करें, और फिर वो निकाल के इसमें पुट करें तो सॉल्व हो जाएगा। तो आपके पास ये लूप करंट्स आ जाएंगे, ठीक है। और अभी कर देते हैं, क्यों परेशान होते हैं आफाक। ये देखें, मैटलैब की आपने मुझे मैट्रिक्स की इक्वेशन बतानी है, मैट्रिक्स कैसे बनेगी इससे? कोफिशिएंट क्या होगा? 3 - 2, यस, और यहाँ पे हाँ जबरदस्त, 1 और -2, क्योंकि ये उधर जाएगा। सो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं उसको। ए ये बल्कि बना भी हुआ है, A = सबको मैं हटा देता हूँ, A = क्या था, 3 - 2 सेमी कॉलन 1 और -2, ये हमारे पास A आ गया, ठीक है। और B क्या है हमारे पास, हम वापस दोबारा उसी विंडो पे जाते हैं, तो B = 1 और -1, ठीक है, हाँ, तो 1 फिर सेमी कॉलन और -1, सही है। और फिर मैं कहता हूँ I, अब चूंकि I मैंने निकालना है ना, तो मैं इसको I का नाम दे रहा हूँ, I = इनवर्स ऑफ V, इनवर्स ऑफ A मल्टीप्लाई विद B, सही है। और इसको मैंने रन कर लेना है, ये देखें रन है, क्या वैल्यू आई है I की? 1 और 1, 1 और 1 ना, 1 और 1। अब बुक की बात सुनते हैं, बुक क्या कह रहे हैं।
ये देखें इसने यही इक्वेशन बनाई है, इसने सॉल्व किया है, तो ये देखें 1 एम्पेयर, हाँ नजर आ रहा है ना, ये 1 एम्पेयर और ये 1 एम्पेयर, दैट्स इट। ठीक है, अब अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने निकालना है, अगर आपको ये कहूं कि आपने I1 की वैल्यू निकालनी, कैपिटल I1, तो कैपिटल I1 कैसे निकलेगा? एग्जैक्टली exactly. नहीं मल्टीप्लाई नहीं करना, कैपिटल I1 इज इक्वल टू स्मॉल I1 बस। तो स्मॉल I1 वो भी 1 ही आ जाएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल I2? एग्जैक्टली। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपिटल I3? 0। सही है। तो हम कहते हैं ये जो आपका दरमियान का वोल्टेज सोर्स है, ये इस तरह लगा हुआ है कि इसने इस सारे सर्किट को बैलेंस कर दिया है। अब यहाँ पर रेजिस्टर भी है और वोल्टेज सोर्स भी है, लेकिन इसमें से कोई करंट नहीं गुजर रहा है। ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। हाँ हाँ, आपको याद है वो व्हीटस्टोन ब्रिज वाला किस्सा, एफएससी में पढ़ा था, व्हीटस्टोन ब्रिज। तो उसमें भी कुछ इसी तरह की सिचुएशन नहीं होती थी, आप R1 R2 को चेंज करते थे इस तरह के से, 2 वोल्ट के दोनों पॉइंट्स के दरमियान वोल्टेज जो है वो 0 हो जाता था और उसमें से करंट नहीं गुजरता था, तो हम कहते थे ब्रिज बैलेंस हो गया है। तो आज के लिए इतना काफी है। आप लोगों ने क्या करना है, एग्जाम्पल 3.5 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.5, एग्जाम्पल 3.6 और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.6, ये 4 सवाल, आप 3 सवाल आपने करने हैं। सही है। हाँ, और 3.6 एग्जाम्पल और प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.6। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।